देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार कर्तव्य पथ पर झांकियों के साथ साथ सेना के शौर्य की एक अलग झलक देखने को मिलेगी। स्वदेशी नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में खास आकर्षण होगा और इस बार आकर्षण का कारण इसकी खूबी है। इसके साथ साथ ही स्वदेशी हथियारों में सबसे ज्यादा सफल ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन भी कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। वहीं दुश्मनों के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए बने स्वदेशी डिफेंस सिस्टम आकाश की भी झलक कर्तव्य पथ पर दिखेगी। साथ ही साथ कर्तव्य पथ पर इस बार महिला अधिकारी भी अपना पराक्रम दिखाएंगी। देखिए हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का प्रदर्शन होने वाला है। ये स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। काफ़ी लंबा इंतज़ार किया डीआरडीओ ने इसको डेवलप करने के लिए, पर अब इसकी टेस्टिंग और ट्रायल पूरे हो चुके हैं। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है। नाग मिसाइल सिस्टम यानी नामिस, जो कि इस बीएमपी पर, इस बख्तरबंद गाड़ी पर है। इसमें एक गाड़ी पर 6 रॉकेट्स हैं। हर रॉकेट 4 किलोमीटर की दूरी तक मार करता है। ये एक बीएमपी है, यानी कि ये किसी टैंक की तरह पूरी रफ्तार से कंट्री साइड, यानी जहाँ पर रास्ता ना हो, उबड़ खाबड़ रास्ते, खेत, दलदल, रेगिस्तान, नदियों, सब पर चल सकती है। और किसी भी टैंक का मुकाबला करने के लिए 6 रॉकेट ये एक बार में फायर करती है। हर रॉकेट की रेंज 4 किलोमीटर है। दरअसल नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की ज़रूरत भारत को बहुत ज़्यादा थी। भारत अभी तक विदेशों से आयातित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है, यानी ATGM। मिलान और कॉन्कोर्स अभी तक भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना को अपनी ज़रूरतों के लिए नाग जैसे किसी स्वदेशी ATGM की ज़रूरत थी, क्योंकि जब भी बख्तरबंद गाड़ियों या टैंकों का दस्ता आगे बढ़ता है तो उसको तबाह करने के लिए या तो टैंकों की ज़रूरत होती है या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, और नाग वो कमी पूरी करेगा। नाग को 2 तरह से फायर किया जा सकता है। उसे या तो इस तरह की बख्तरबंद गाड़ी में फायर किया जा सकता है, या उसका एक हेलीकॉप्टर वर्जन है जिसे हेलिना कहते हैं। उसको भी स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव से फायर करने के टेस्ट और ट्रायल्स हो चुके हैं, और बहुत जल्दी उसका इंटीग्रेशन भी, हेलिना का इंटीग्रेशन भी स्वदेशी हल्का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में उसका इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा। टेस्टिंग और ट्रायल्स इसके पूरे खत्म हो चुके हैं। और रक्षा मंत्रालय ने पहले नाग के बैच के लिए मंजूरी भी दे दी है। उसकी खरीदी की प्रक्रिया आगे बढ़नी शुरू हो गई है। बीएमपी पर लगाया गया है, यानी उस बख्तरबंद गाड़ी पर जो कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के साथ चलती है, और उसके अंदर दुश्मन की किसी भी गोलाबारी से सुरक्षित होकर सैनिक बैठते हैं। इस गाड़ी में जो इसको नामिस, इसका नाम दिया गया है नाग मिसाइल सिस्टम, इसमें क्रू बख्तर के अंदर सुरक्षित रहेगा, और ऊपर से ये ATGM जो नाग है उसकी फायरिंग चलती रहेगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की जब बात की जाती है तो सबसे पहले ख्याल आता है ब्रह्मोस का। एक ऐसी क्रूज मिसाइल जो अपनी श्रेणी में दुनिया में अद्वितीय है। ये एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से फायर किया जा सकता है। इतना कामयाब ये प्रोजेक्ट रहा कि जिसकी मिसाल दी जा सकती है। भारत को रक्षा उत्पादों का पहला बड़ा ऑर्डर ब्रह्मोस का मिला है। फिलीपींस अब ब्रह्मोस खरीद रही है। शुरुआत में जब ब्रह्मोस बनी थी तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी। भारत और रूस के सहयोग से बनी एक क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर तक फायर करती है, लेकिन उसके बाद इसकी रेंज बढ़ाई गई। इसकी रेंज 450, 600 और 700 की गई। अब जो ब्रह्मोस सिस्टम एयरक्राफ्ट से यानी Su-30 से फायर होता है, उसकी रेंज 700 किलोमीटर से ज़्यादा की गई है। ब्रह्मोस को और ज़्यादा लंबी रेंज का बनाया जा रहा है। उसका वज़न कम किया जा रहा है। इस ब्रह्मोस का वज़न 6 टन के आसपास होगा, लेकिन जो एयरक्राफ्ट से फायर होता है उस ब्रह्मोस का वज़न 2.5 टन होता है। लेकिन अब MiG-29 के लिए जो ब्रह्मोस बनाए जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन, उनका वज़न सिर्फ 1.5 टन होगा। अब ब्रह्मोस
आगे जितने भी दूसरे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हैं उनमें से भी फायर की जा सकती है। इसके लिए उसमें ज़रूरी बदलाव किए जा रहे हैं, उनका वज़न कम किया जा रहा है और बहुत जल्दी आप उनको भारतीय वायुसेना के दूसरे फ्रंटलाइन फाइटर्स जैसे MiG-29 उनमें भी लगा हुआ और उनसे फायर करता हुआ देख सकते हैं। अभी ब्रह्मोस को जितने भी बड़े नेवी के शिप हैं, नौसेना के जितने भी नए जंगी जहाज़ हैं, उन सब में ब्रह्मोस फिट की गई है। ब्रह्मोस सेना के पास है और ब्रह्मोस वायुसेना के पास है। वायुसेना ने 2 स्क्वाड्रन सुखोई 30 फाइटर जेट्स की बनाई हैं, जिनको दक्षिण भारत में केंद्रित करके रखा गया और उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है वो मैरीटाइम है, यानी समुद्र के अंदर दुश्मन की तरफ से कोई भी जंगी जहाज़ अगर आगे बढ़ता है तो उसका मुकाबला करने के लिए सुखोई में लगी हुई ब्रह्मोस मैदान में उतारी जाएगी। अंदाज़ा लगाइए कि सुखोई की रेंज असीमित और ब्रह्मोस की रेंज 700 किलोमीटर से ज़्यादा। ऐसा हथियार अगर मैदान में उतरेगा तो उसका मुकाबला करने के लिए दुश्मन के पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। हमारे पास लेफ्टिनेंट कर्नल प्रज्वल काला हैं। कर्नल काला, बहुत गर्व महसूस होता होगा जब आप ब्रह्मोस को लेकर गणतंत्र दिवस की परेड में उतरते होंगे, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। जी, ये बहुत ही मेरे रेजिमेंट के लिए और मेरे परिवार के लिए एक बहुत गौरवशाली बात है, पर उस गौरव के साथ मुझे महसूस होता है उससे बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि इस प्रकार ऐसे आधुनिक इक्विपमेंट को लेकर जो हमारे देश के लिए इतना ज़रूरी है, इतना महत्वपूर्ण है, तो गौरव के साथ हमेशा और हमेशा एक जिम्मेदारी का पहलू रहता है। ब्रह्मोस सेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात होने के बाद अब विदेशों में निर्यात हो रही है। फिलीपींस की तरफ से पहला ऑर्डर आ चुका है और जैसी कि सूत्र बताते हैं कि दूसरे कई देशों ने ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई है। भारतीय आसमान को दुश्मन की किसी भी हरकत से सुरक्षित रखने के लिए विदेशों से कई किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम लाए गए और आगे भी लाए जाएंगे, लेकिन पहला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम जो कि शॉर्ट रेंज का यानी सबसे आखिरी जो ढाल है वो जब बनाया गया उसका नाम रखा गया आकाश। मेरे पीछे इस समय आकाश एयर डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें 3 मिसाइलें लगी हुई हैं और लॉन्चर सामने नज़र आ रहा है। दरअसल ये सबसे ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज 25 किलोमीटर, यानी दुश्मन की किसी भी मिसाइल, दुश्मन या हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को ये 25 किलोमीटर की दूरी से तबाह कर सकता है। आकाश मिसाइल का इस्तेमाल भी ब्रह्मोस की ही तरह भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों ही करती हैं, क्योंकि किसी भी हवाई हमले से बचने के लिए भारतीय सेना को भी उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है जितनी भारतीय वायुसेना को करनी पड़ती है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा हैं और कैप्टन सुनील, दोनों हमारे साथ हैं जो इस सिस्टम के बारे में और ज़्यादा बताएंगे। सबसे पहले कैप्टन सुनील, आपका काम क्या रहता है इस सिस्टम में? हमारे पास जितने भी एयर डिफेंस के सिस्टम है, हम पहले टारगेट को सर्विलेंस में उसको पकड़ते हैं और बाद में रडार से उसको ट्रैक करके, गाइड करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी तरीके से काम करता है। लेफ्टिनेंट चेतना, आपका रोल क्या रहता है इस एयर डिफेंस सिस्टम में? ये आकाश सिस्टम बेसिकली कॉम्बिनेशन है रडार और मिसाइल सिस्टम दोनों का। तो जो रडार है ये रडार एक टारगेट को, हमारे पास एक सेंट्रल एक्विजिशन रडार है, वो 150 किलोमीटर से टारगेट को पिक करता है। उसके बाद रडार जो TLR डिस्प्लेड है उस पर 80 किलोमीटर की रेंज में टारगेट ट्रैक होना शुरू हो जाता है और वो फायर कंट्रोल रडार है, तो वो डायरेक्टली वहाँ से हम मिसाइल लॉन्चर को कमांड दे सकते हैं। तो मिसाइल 80 किलोमीटर के बाद जब TLR उसको ट्रैक करना शुरू करता है तो जैसे वो 30 किलोमीटर की रेंज में आती है, मिसाइल उसको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकती है विद इन 25 किलोमीटर्स। गणतंत्र दिवस की परेड पर आपने पहले भी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी K9 वज्र को देखा होगा, लेकिन इस बार जब वो कर्तव्य पथ पर गुजरेगी तो उसकी प्रासंगिकता कुछ बढ़ जाएगी। भारतीय सेना ने सबसे पहले 100 K9 वज्र का ऑर्डर दिया था, जो 2018 में भारतीय सेना में शामिल होनी शुरू हो गई थी और इस समय सारी की सारी 100 K9 वज्र भारतीय सेना में शामिल हो गई। लेकिन अब 100 नई K9 वज्र खरीदी जाएंगी। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी K9 वज्र की 100 नंबर्स में और ख़रीदी जाएंगी। और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि सेल्फ प्रोपेल्ड गन जो होती है उसमें टैंक और आर्टिलरी गन दोनों की खूबियां होती हैं। ये किसी टैंक की तरह
इसमें ट्रैक लगे होते हैं और ये किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते में चल सकती है, खुद चल सकती है, इसको किसी ट्रक से टो करके नहीं ले जाना पड़ता। और इसके अंदर जो क्रू होता है वो इसके बख्तर के अंदर सुरक्षित बैठा होता है जैसे किसी टैंक में बैठा होता है। लेकिन टैंक की जो रेंज होती है वो 4 से 5 किलोमीटर ही होती है, लेकिन K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की जो रेंज होती है वो किसी आर्टिलरी तोप की तरह लंबी होती है। इसकी रेंज भी 35 किलोमीटर से ज़्यादा है। भारतीय सेना ने जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 2020 में तनाव शुरू हुआ, उसके बाद K9 वज्र को लद्दाख भेजा था। वहाँ पूरी सर्दियां इस गन को रखा गया ताकि ये जांचा जा सके कि उस -30 से -35 डिग्री तापमान में भी क्या ये गन कामयाब रहेगी। नतीजे बहुत अच्छे रहे। K9 वज्र न केवल लद्दाख में पूरी सर्दियां काम करती रही, बल्कि इसने फायरिंग के भी सारे जितने पॉइंट्स थे वो हासिल किए। यानी ये अपने इसकी जो फायर था वो एकदम सटीक रहा। मेंटेनेंस में थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ा और उसके बाद पूर्वी लद्दाख की सर्दी में भी पूरी सर्दियां ये तैनात रही। इस इक्विपमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसा है ये इक्विपमेंट, कितना कारगर है? ये एक बहुत ही खूबसूरत इक्विपमेंट है। सिर्फ और सिर्फ इसकी दिखावट में नहीं चाहिए, ये अंदर से भी बहुत सक्षम है हर चीज़ के लिए। आप हमें चाहें रेगिस्तान की सर्दियों में, गर्मियों में भेजें, या फिर प्लेन्स में, या फिर आप माउंटेन्स में जैसे कि आप बात कर रहे हैं, हम हर जगह उतने ही सक्षम हैं, उतने ही काबिल हैं और उतने ही अच्छे तरीके से अपने आप को और अपने देश को बचाने के लिए आत्मनिर्भर है। भारतीय सेना का बहुत कामयाब और पसंदीदा हथियार बन चुका है, जिसने पूर्वी लद्दाख के मोर्चे पर चीनियों के सामने भी अपनी तैनाती पूरी कर ली है और अब इनकी तादाद भारतीय सेना में बढ़ने वाली है। कृष्ण मोहन